आंखों में रहा दिल में उतरकर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। राहुल गांधी इस समय एक नए मिशन में जुट गए हैं। इस मिशन के जरिए वो एक तीर से दो निशाने लगा रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी देश को रफ्तार से बदल रही दुनिया के साथ दौड़ने की तरकीब बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो उस युवा आबादी को अपने साथ जोड़ रहे हैं जो इस समय अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। 11 साल हो गए नरेंद्र मोदी को देश पर शासन करते हुए, आप जानते हैं, लेकिन वो अब भी जुमलों से ही बात करते हैं। आप जानते हैं कि मोदी 2014 में जब पीएम की कुर्सी पर बैठे थे तो उन्होंने अच्छे दिनों का वादा देश के लोगों से किया था। अब 2025 आ गया है और मोदी अब भी यही कह रहे हैं कि वो 2047 के विकसित भारत के मिशन को लेकर चल रहे हैं। मोदी के शासन के 11 वर्षों में देश के नौजवानों को रोजगार नहीं मिला, अच्छी शिक्षा के मौके नहीं मिले, व्यापारियों को सुविधाओं की जगह जीएसटी की उलझनें मिली और आम आदमी को नोटबंदी का कहर मिला। मोदी ने अपने हर एक बड़े फैसले के पीछे देश के विकास की, आतंकवाद खत्म करने की और भ्रष्टाचार को मिटाने की बातें कही हैं। लेकिन आलम यह है कि अंतर्राष्ट्रीय पैमानों पर हम हर तरह से पिछड़ चुके हैं और जहां तक सवाल भ्रष्टाचार का है तो उसमें भी भारत सर्वाधिक भ्रष्ट देशों में से एक पाया गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की इसी हफ्ते जारी रिपोर्ट में भारत को 180 देशों में 96वें नंबर पर रखा गया है। यानी मोदी का न खाऊंगा न खाने दूंगा वाला दावा भी जुमला ही साबित हुआ। राहुल गांधी जब मोदी के भ्रष्टाचार पर सवाल उठाते हैं तो उन्हें मीडिया में निशाना बनाया जाता है और संसद में भी अडानी और अंबानी का नाम लेने पर रोक लगाई गई है। तो अब राहुल वहां A1 और A2 कहकर अपनी बात कह ही देते हैं। देश में अडानी पर सवाल उठाने वालों को देश के दुश्मन की तरह देखा जाता है, लेकिन अडानी पर सवालों से मोदी फिर भी नहीं बच पाए। देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अडानी को लेकर नरेंद्र मोदी को बहुत सारी बातें कही जाती हैं, लेकिन अब अमेरिका में उनसे अडानी मामले में तो सवाल पूछ दिया गया। तो मोदी किस कदर हड़बड़ा गए ये एक बार आप फिर खुद ही देख लीजिए कि नरेंद्र मोदी से जब अडानी को लेकर सवाल पूछा गया तो नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। तो देखा आपने मोदी कैसे हाथ नचा नचा कर इसे व्यक्तिगत मामला बता गए। मोदी के इस जवाब पर उनका काफी मजाक बना और देश में अब इस पर चर्चा हो रही है कि मोदी के लिए अडानी का मामला व्यक्तिगत क्यों और कैसे है। मोदी जितनी कोशिश कर लें कि वे अपनी वाहवाही करवाएं, लेकिन उनकी बातों और जवाबों से उनका मजाक ही बन रहा है। अमेरिका से पहले मोदी फ्रांस गए थे, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पर दुनिया भर के नेताओं ने चर्चा की, लेकिन मोदी वहां भी लेफ्ट हैंड राइट हैंड जैसे बयान देकर आ गए। मोदी ने अमेरिका में मागा, मीगा और मेगा का नया समीकरण समझाया है। जी हां, MEGA, MIGA और MAGA, इसका एक नया समीकरण बताया है। जरा सुन लीजिए मोदी जी की जुबानी। अमेरिका के लोग राष्ट्रपति ट्रंप के मोटो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी मागा से परिचित है। अमेरिका की भाषा में कहूं तो विकसित भारत का मतलब मेक इंडिया ग्रेट अगेन यानी मिगा। जब अमेरिका और भारत साथ मिलकर काम करते हैं यानी मागा प्लस मीगा, तब बन जाता है मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रॉस्पेरिटी। तो मोदी की इस बात पर भी उनकी खूब खिल्ली उड़ी दोस्तों की एक्स्ट्रा 2AB के बाद अब मेगा का फॉर्मूला नरेंद्र मोदी ने समझा दिया है। खैर, अपना मजाक बनवाना और हर बात में एक्सपर्ट होने का दिखावा करना मोदी का एक और ट्रेडमार्क बन गया है। लेकिन असली चिंता इस बात की है कि देश के प्रधानमंत्री को इस बात की फिक्र ही नहीं है कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है और हमें उस दौर में लौटने के लिए क्या करना होगा। मोदी से जरूरी सवाल को भी भारत लोकतंत्र की जननी है और हम वसुधैव कुटुंबकम में यकीन
यकीन रखते हैं जैसी बातों से डाइवर्ट करने की कोशिश नरेंद्र मोदी करते हैं अगर उनसे कोई भी सवाल किया जाए। लेकिन राहुल गांधी देश को सही दिशा में ले जाने के लिए मिशन में जुटे हैं। अपने संसद में राहुल गांधी का भाषण जो उन्होंने दिया था सांसद होने के नाते, वो भी आपने सुना होगा, जिसमें उन्होंने ड्रोन, रोबो और ऑप्टिक्स की बात कही थी। अब राहुल गांधी ने फिर से अपना एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने आधुनिक तकनीकी का महत्व बताया है, समझाया है। तो एक तरफ राहुल गांधी तकनीकी क्रांति से देश को रूबरू कराने के मिशन में जुटे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस भी चुनावी मिशन में जुट गई है। इसकी शुरुआत कांग्रेस के बड़े नेताओं ने, और खासकर कांग्रेस में कह लें तो कांग्रेस में बड़े पैमाने पर हो गई है, और उसमें भी सबसे बड़ी बात कि बड़े पैमाने पर फेरबदल हो रही है। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि राहुल गांधी और कांग्रेस के मिशन के सामने कैसे पस्त पड़ गए हैं या पड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी, और यह भी समझेंगे कि आने वाले वक्त में मोदी के लिए कैसे मुश्किल हो रहे हैं हालात। लेकिन सबसे पहले देखते हैं उस वीडियो का कुछ हिस्सा जिसमें राहुल गांधी ने भारत के युवाओं से बड़ी बात कह दी है। जरा इस वीडियो को देखिए। Unfortunately, they don't allow us to fly these in Lutyens, Delhi. This is a DJI drone made in China. This has come from the toy industry, and that's really the powerful thing. This is actually where we should be playing, and the network that produces this is where the real value is. And all AI is actually going to be operating on this net. And the sad fact, we don't make any of the components inside this. We don't understand how it's made. We certainly don't make any of the optics. We don't understand how it's made. राहुल गांधी ने अपने वीडियो में बड़ी बात कही है कि ड्रोन ने युद्ध में क्रांति ला दी है। इसकी बैटरी, मोटर और ऑप्टिक्स ने मिलकर युद्ध के मैदान में कम्युनिकेशन का बिल्कुल नया तरीका इजाद किया है। रूस यूक्रेन युद्ध में बड़े बड़े टैंकों का इस छोटे से ड्रोन के कारण सफाया हो रहा है। ये अगला रिवॉल्यूशन है। अफसोस है कि हमारे यहाँ इस चीज पर अब तक फोकस नहीं किया गया। राहुल गांधी ने इस मामले में पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए बताया है कि ये सिर्फ एक तकनीक नहीं है, ये एक मजबूत इंडस्ट्रियल सिस्टम की मदद से हो रहे इनोवेशन को दिखाता है। पीएम मोदी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर टेलीप्रॉम्प्टर वाला भाषण दे देते हैं, लेकिन उन्हें इस चीज की समझ नहीं है। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि भारत के पास ढेर सारा टैलेंट और इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा है, लेकिन हमें खोखले शब्दों से कहीं ज्यादा की जरूरत है। हमें एक स्पष्ट दृष्टिकोण और वास्तविक औद्योगिक कौशल की आवश्यकता है। राहुल इस वीडियो में देश के युवाओं से कहते हैं कि भारत के युवाओं के लिए आगे आने और यह सुनिश्चित करने का समय है कि भारत पीछे न छूटे। तो आपने देखा कि राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा में चले तो उन्होंने देश के हर किस्म के तबके से मिलने और उन्हें समझने की कोशिश की। इसके बाद भी राहुल गांधी अलग अलग वर्गों के लोगों से मिल ही रहे हैं, लेकिन अब राहुल ने सीधे युवाओं को संबोधित करना शुरू कर दिया है। कुछ समय पहले तक राहुल गांधी जब नागालैंड के, आपको याद कीजिए कि नागालैंड के छात्रों के समूह से वो मिले थे, तब भी राहुल गांधी ने उन्हें कार की बैटरी और मोटर के बारे में विस्तार से समझाया था और बताया था कि देश को नई तकनीकी क्रांति की जरूरत है। संसद में अपने भाषण में राहुल ने यही बात कही। अब चीन के खिलौने वाले ड्रोन पर राहुल गांधी ने वीडियो बनाया है और इसके साथ ही एक ट्वीट भी किया है। उस ट्वीट में राहुल गांधी लिखते हैं कि दुनिया भर के देश एआई और ड्रोन जैसी तकनीकों पर तेजी से काम कर रहे हैं। हमें भी इस दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि हम तकनीकी रूप से समृद्ध हों और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बने। यदि आप एआई या ड्रोन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं या आपके पास इन तकनीकों को विकसित करने के कोई सुझाव हैं, तो हमारे साथ इस लिंक पर शेयर करें। हम सुनेंगे आवाज भारत की। राहुल गांधी बिल्कुल नए अंदाज में अब युवाओं को खुद से और इसके साथ ही कांग्रेस से कनेक्ट कर रहे हैं। राहुल की ये रणनीति मोदी पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि मोदी ने यूपीए सरकार को हटाने के लिए इसी तरह युवाओं को ही अपने पाले में किया था। उन्हें हर साल 2 करोड़ रोजगार का वादा तो था ही, साथ ही देश को बिल्कुल बदल कर रख देने का वादा भी मोदी ने किया था। स्टैंड अप इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, मेक इन इंडिया ऐसी तमाम योजनाएं लाई गईं, लेकिन उनका धरातल पर असर नहीं दिखा। तो मोदी ने युवाओं को पकौड़े बेचने वाले रोजगार की राह भी दिखाई। मोदी युवाओं को गर्त में जाने की राह सुझा रहे थे और अब राहुल गांधी उन्हें आसमान छूने का रास्ता दिखा रहे हैं। राहुल गांधी की नजर केवल नई तकनीकी पर नहीं बल्कि सियासत के बदले तरीकों पर भी है। इसीलिए अब इस साल कांग्रेस संगठन में अहम बदलाव करने की शुरुआत हो चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ नई नियुक्तियां संगठन में की हैं, जिसमें टीम राहुल की छाप देखी जा रही है। कांग्रेस ने हाल ही में ओडिशा में भक्त चरण दास को अध्यक्ष बनाया और अब राज्यों के प्रभारी भी बदल दिए गए हैं।
इसके साथ ही कांग्रेस महासचिवों की संख्या भी बढ़ी है। पार्टी ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्यसभा सांसद सैयद नासिर हुसैन को महासचिव नियुक्त किया है। बघेल को पंजाब का प्रभारी बनाया गया है, जबकि हुसैन को जम्मू कश्मीर का प्रभार सौंपा गया है। अब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिवों की संख्या 13 हो गई है, जिसमें रजनी पाटिल को हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को ओडिशा, वीके हरिप्रसाद को हरियाणा, के राजू को झारखंड, हरीश चौधरी को मध्य प्रदेश, पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को तेलंगाना, गिरीश चोडानकर को तमिलनाडु एवं पुदुचेरी और लोकसभा सांसद सप्तगिरी उलाका को मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम और नागालैंड का प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा बिहार की जिम्मेदारी कृष्णा अल्लावरू को मिली है। तो कृष्णा अल्लावरू को बिहार का प्रभारी बनाने के खास मायने हैं। आप जानते हैं कि बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। होली के बाद निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग की टीम बिहार जाने वाली है और उसके बाद संभवतः सितंबर तक चुनावों का ऐलान हो जाएगा। बिहार में एक बार फिर इंडिया और एनडीए की ताकत का इम्तिहान होने वाला है और बिहार के नतीजे ही काफी हद तक इस बात को तय करेंगे कि आगे मोदी केंद्र की सत्ता में बने रहेंगे या फिर उन्हें मध्यावधि चुनावों का सामना करना पड़ेगा। बिहार में इस समय बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन की सरकार है, जिसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। लेकिन बीजेपी नेताओं के जिस तरह के बयान बीच बीच में आते रहते हैं कि सीएम का चेहरा चुनाव के बाद तय होगा या अटल जी का सपना था कि बिहार में बीजेपी का सीएम बने, इन बयानों से जाहिर होता है कि नीतीश कुमार भी बीजेपी के साथ सुरक्षित नहीं है। बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड है कि उसने अपने सहयोगी दलों को खत्म किया है या कमजोर किया है। शिवसेना को बीजेपी ने तोड़ा, पंजाब में अकाली दल ने बीजेपी का साथ छोड़ा, ओडिशा में बीजेडी अब बीजेपी के साथ नहीं है, लोजपा में बीजेपी के कारण फूट पड़ी। पहले पशुपति पारस बीजेपी के साथ थे, अब चिराग पासवान बीजेपी के साथ हैं। ऐसे में जेडीयू भी कब तक बची रहेगी, ये सवाल नीतीश कुमार के सामने है ही। और हाल ही में आदित्य ठाकरे ने बयान दिया है कि चुनाव आयोग के साथ बीजेपी गड़बड़ी करके चुनाव जीतती है, उसने हमारे साथ गलत किया और अब वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के साथ भी ऐसा ही कर सकती है। ये सारी बातें नीतीश कुमार और बीजेपी में दरार डाल सकती हैं, जिससे बीजेपी में एनडीए कमजोर पड़ सकता है। वहीं इंडिया गठबंधन के पास इस समय बीजेपी को जवाब देने का अच्छा मौका बिहार चुनाव के तौर पर है। राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद और कांग्रेस में पहले ही अच्छी साझेदारी है। अब कृष्णा अल्लावरू को बिहार का प्रभारी बनाकर कांग्रेस ये तय करना चाहती है कि इस बार पार्टी का राज्य में जनाधार बढ़े। आपको बता दूं कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 243 विधानसभा सीटों में से 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन केवल 19 सीटें ही उसके खाते में आई थीं। ऐसे में इस बार कांग्रेस के सामने फिर से राष्ट्रीय जनता दल के साथ सीट शेयरिंग करने और ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीतने की चुनौती है। राहुल गांधी इसे लेकर पहले ही तैयारी शुरू कर चुके हैं। उनका हाल ही में 2 बार पटना जाना और लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार से मिलना इस बात को दिखाता है कि दोनों दल एक दूसरे के साथ सम्मानजनक समझौता करेंगे। तो कांग्रेस मिशन बिहार में जुट चुकी है और राहुल गांधी भी अपने नए मिशन से देश के युवाओं को जोड़ने और उन्हें नए जमाने में कामयाब होने के नुस्खे बता रहे हैं। ये दोनों ही बातें मोदी के लिए परेशानी का सबब हैं, क्योंकि बिहार में उन्हें चुनाव जीतने की तैयारी के साथ साथ नीतीश कुमार को जोड़े रखने की चुनौती से भी निपटना है, वरना उनकी केंद्र की सत्ता पर खतरा बढ़ेगा। और दूसरी तरफ युवाओं को जोड़ने के लिए भी मोदी को अब नए विचारों और योजनाओं पर काम करना होगा। देश का युवा बार बार विकास, न्यू इंडिया, 2047 का इंडिया जैसी बातों के झांसे में नहीं आएगा। उसे आज सफलता के तरीके चाहिए। आज देश सफल होगा तो अपने आप 2047 में विकसित हो ही जाएगा। लेकिन मोदी आज की बात न करके अतीत की बात करते हैं या फिर 50 साल बाद की बात करेंगे, तो लोग फिर मोदी की नहीं बल्कि राहुल गांधी की बातों को ध्यान से सुनेंगे, बल्कि सुन ही रहे हैं। खैर, महान शायर बशीर बद्र ने ठीक ही फरमाया है कि न जाने कब तेरे दिल पर नई सी दस्तक हो, न जाने कब तेरे दिल पर नई सी दस्तक हो, मकान खाली हुआ है तो कोई आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।